हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। हम लोग व्यावसायिक वित्त के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें से हमने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक जमा और वाणिज्यिक पत्र के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सार्वजनिक जमा होती क्या है। तो देखिए, जब संगठन सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक जमा कहते हैं। बहुत ही सिंपल लाइन में इसने ये बता दी डेफिनेशन कि सार्वजनिक जमा का मतलब जब हम डायरेक्ट जनता से पैसा मांगते हैं, सीधे जनता से धन प्राप्त करते हैं तो उसे हम सार्वजनिक जमा कहते हैं। सार्वजनिक जमा पर साधारणतया बैंक जमा पर दिए जाने वाले ब्याज से ऊंचे दर से ब्याज दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कंपनी जनता से पैसा मांग रही है तो जनता क्या सोचेगी कि भाई हम क्यों कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो कंपनी कहती है कि आप हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, इस पैसे पे हम लोग आपको बैंक से ज़्यादा हाई रेट पे इंटरेस्ट देंगे, बैंक से ज़्यादा ब्याज हम आपको देंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसके पास में 10,000 रुपये है, उस 10,000 रुपये को अगर वो बैंक में जमा कराता है तो बैंक उसको 10% का ब्याज देता है। लेकिन कंपनी कहती है कि इस 10,000 रुपये को आप कंपनी में जमा कराओ और हम आपको 20% का ब्याज देंगे। तो व्यक्ति किस में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, 20% वाले में। इसलिए सार्वजनिक जमा का मतलब जब हम सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो उसे सार्वजनिक जमा कहते हैं। और जो सार्वजनिक जमा जो होती है, इन पे बैंक से ज़्यादा ऊंचे दर से ब्याज दिया जाता है। आगे देखिए, जो भी व्यक्ति किसी संगठन में राशि जमा कराना चाहता है उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है। संगठन इसके बदले में ऋण के प्रमाण स्वरूप जमा प्राप्ति की रसीद देता है कि आपने हमारे कंपनी में पैसा जमा कराया है। एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में, निश्चित अवधि के बाद में आपको आपका पैसा वापस ब्याज सहित लौटा दिया जाएगा। इसलिए जो पैसा जमा कराने वाला है उसको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और फॉर्म भर के वो कंपनी में जमा कराएगा। अब उसके पैसों के बदले में कंपनी क्या करेगी, उसको एक प्रमाण स्वरूप मतलब एक प्रूफ की तरह कि आपने हमारी कंपनी में पैसा दिया है, आपने हमारी कंपनी में पैसा लगाया, तो एक प्रूफ की तरह जमा प्राप्ति की रसीद दे देती है। जमा प्राप्ति की रसीद का मतलब ऐसी रसीद की कंपनी ये कह रही है कि हमारे पास आपका पैसा रखा हुआ है, एक निश्चित अवधि के बाद में आप अपना पैसा ब्याज सहित ले जा सकते हैं। तो देखिए आगे, सार्वजनिक जमा जमाकर्ता और संगठन दोनों के लिए ही उपयुक्त रहता है। जबकि जमाकर्ता को बैंक से अधिक दर से ब्याज मिलता है तो कंपनियों के लिए जमा की लागत बैंक से ऋण लेने की लागत से कम होती है। बैंक से ऋण लेने की लागत से इसलिए कम होती है क्योंकि अगर कोई कंपनी बैंक से ज़्यादा ऋण लेती है तो बैंक उससे ऊंची इंटरेस्ट रेट पे ब्याज जो है वसूलता है। लेकिन जब कंपनी किसी उससे पैसा लेती है, डायरेक्ट जनता से पैसा लेती है, तो कंपनी बहुत कम, बैंक के कंपैरिजन में बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा उनको देना पड़ता है। ठीक है, गुण की बात करें सार्वजनिक जमा की तो पहली बात आती है, जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है। किसी भी प्रकार की प्रतिबंधन शर्तें नहीं होती जैसे साधारणतः ऋण अनुबंधों में होती है। ऋण अनुबंधों में शर्तें क्या क्या होती है, आप कोई 2 गवाह को लेकर के आओ, आप पैसा दे भी पाओगे या नहीं दे पाओगे, तो बहुत सारे इसके अंदर लफड़े होते हैं। लेकिन सार्वजनिक जमा के अंदर बहुत ज़्यादा शर्तें इसमें नहीं रखी जाती, साधारण और सरल प्रक्रिया होती है ऋण लेने की। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है, सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋणों की लागत से कम होता है। कि आपने बैंक और वित्तीय संस्थान से ऋण लिए हैं उसमें जो लागत आई है उससे कम है। आप जनता से, अगर आपने जनता से पैसा लिया तो उसमें लागत और भी कम आएगी। तीसरी बात आती है, जमाकर्ता के पास वोट देने का अधिकार नहीं होता, इसलिए कंपनी का नियंत्रण प्रभावित नहीं होता है। जमाकर्ता के पास कंपनी के कोई भी कार्य में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होता। कंपनी के सभी काम वैसे ही चलते रहेंगे जैसे पहले चल रहे थे, बस वो सिर्फ पैसा देगा, उसके बदले में ब्याज लेगा और एक समय के पश्चात में अपना पैसा का पूरा लेके वापस चला जाएगा। तो ये तो थी सार्वजनिक जमा और इसके गुण के बारे में। अब अपन बात करते हैं इसके सीमाओं के बारे में कि कौन कौन से ड्रॉबैक्स एरिया है, कौन कौन सी लिमिटेशंस है इसकी। तो पहली आती है कि नई कंपनियों के लिए सार्वजनिक जमा के द्वारा कोष जुटाना कठिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोग उन्हें नई कंपनियों पे विश्वास कम करते हैं। उन्हें लगता है कब हो जाए, अगर ऐसा मान लो कंपनी पैसा लेके भग जाए, हमें लालच दे रही है इंटरेस्ट का, कल को पैसा लेके भग जाए तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। इसलिए नई कंपनियों पे विश्वास करना जनता के लिए बहुत कठिन होता है। इसलिए नई कंपनियां सार्वजनिक जमा के द्वारा कोष बहुत कम जुटा पाती है। ठीक है, यह वित्त प्रबंधन का विश्वास योग्य स्रोत नहीं है क्योंकि हो सकता है जब कंपनी को वित्त की आवश्यकता हो तब जनता सहयोग ही ना करे। ये भी तो हो सकता है, जिस समय वित्त की आवश्यकता है उस टाइम तो पब्लिक पैसा दे नहीं रही है और जिस टाइम नहीं आवश्यकता उस टाइम सब एक्ले हो जाता है कि हाँ हम पैसा देते हैं। इसलिए ये विश्वास योग्य स्रोत नहीं है। विश्वास योग्य मतलब आज अगर मुझे पैसे की जरूरत है तो ये जरूरी नहीं कि जनता आज ही के टाइम मेरे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर देगी। ठीक है,
तीसरी बात आती है सार्वजनिक जमा को जुटाना कठिन होता है, विशेषतः जब जमा की राशि बहुत ज़्यादा हो। बहुत ज़्यादा अमाउंट आप अगर जनता से मांग लेते हो, लाखों करोड़ों में अगर आप पैसा जनता से मांग लेते हो, जनता नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि उन्हें ये लगता है इतना बड़ा अमाउंट है और हम कंपनी पे कैसे विश्वास कर ले, कल को कंपनी पैसा लेके भग गई तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए सार्वजनिक जमा को जुटाना कठिन होता है। इसलिए जब जमा की राशि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, उस टाइम आप सार्वजनिक जमा से पैसा नहीं जुटा सकते। समझ में आ गया आप लोगों को सार्वजनिक जमा के बारे में। अब अपन बात करते हैं वाणिज्यिक पत्र के बारे में। वाणिज्यिक पत्र क्या होता है? देखो, अल्प अवधि वित्त के स्रोत में वाणिज्यिक पत्रों का प्रादुर्भाव 90 के दशक के प्रारंभ में हुआ। 90 मतलब 90 के दशक के स्टार्टिंग में ही वाणिज्यिक पत्र स्टार्ट हो गए थे। उस समय भी बिजनेस के अंदर वाणिज्यिक पत्रों का यूज किया जाने लग गया था। वाणिज्यिक पत्र किसी फर्म द्वारा अल्प अवधि के लिए कोष जुटाने के लिए एक गैर जमानती प्रतिज्ञा पत्र होता है। अल्प अवधि का मतलब थोड़े पीरियड के लिए, 1 साल से कम के लिए अगर आपको कोष जुटाना है तो आप वाणिज्यिक पत्र का उपयोग कर सकते हैं। इसकी अवधि कितनी होती है? देखो, 90 दिन से 364 दिन। 90 दिन का मतलब कि 3 महीने के बराबर, और 1 साल से कम 364 दिन के बराबर की अवधि। अल्प अवधि में भी तो हमने पहले यही पढ़ा था कि ऐसी अवधि जो अपने को 1 साल से कम के लिए दी जाती है, वो अल्प अवधि में आती है। अब अपन बात करते हैं वाणिज्यिक पत्र के गुणों के बारे में। तो सबसे पहला आता है, चूंकि स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय विलेय है, इसलिए इसकी तरलता अधिक होती है। स्वतंत्र हस्तांतरणीय, किसी को भी आप हस्तांतरित कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए तरलता अधिक होती है। तरलता का मतलब फटाफट से कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो वाणिज्यिक पत्रों को। दूसरी बात, ये अन्य स्रोतों की तुलना में इससे अधिक कोष जुटाए जा सकते हैं, क्योंकि ये अल्प अवधि का स्रोत है, इसलिए इससे बहुत ज्यादा कोष भी जुटाया जा सकता है। तीसरी चीज आती है कि कंपनी अपने अतिरिक्त कोष को वाणिज्यिक पत्रों में लगाकर अच्छा प्रतिफल प्राप्त कर लेती है। कंपनी को बहुत ज्यादा अगर प्रतिफल लेना होता है तो आप वाणिज्यिक पत्रों में इन्वेस्ट कर दो पैसा, इससे आपको बहुत अच्छा रेम्यूनरेशन जो है, आपको बहुत अच्छा कंसिडरेशन मिलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है सीमाओं के बारे में। सबसे पहली सीमा अपनी आती है, वाणिज्यिक पत्रों के माध्यम से केवल अच्छी वित्तीय स्थिति और उच्च कोटि वाली फर्म ही धन जुटा सकती है। जिनकी मार्केट में गुडविल अच्छी है, जिनकी साख अच्छी है मार्केट के अंदर, सिर्फ वो ही वाणिज्यिक पत्रों का यूज करके धन जुटा सकती है। बाकी कंपनियों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात आती है, वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से जो राशि जुटाई जा सकती है, वे किसी भी एक समय पर आपूर्तिकर्ताओं के पास उपलब्ध अतिरिक्त रोकड़ तक ही सीमित रहती है। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कैश भी आप इसमें नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी जो अवधि होती है वो सीमित होती है। कितनी होती है? 90 दिन से लेकर के 364 दिन की अवधि होती है, इसलिए सीमित अवधि तक ही आपके पास में कोष रहता है। तीसरी बात आती है, वाणिज्यिक पत्र वित्तीयन का एक अव्यक्तिगत साधन है। अव्यक्तिगत का मतलब इम्पर्सनल अव्यक्तिगत साधन होता है। तो ये अपन ने पढ़ा सार्वजनिक जमा और वाणिज्यिक प्रपत्र के बारे में। आगे भी अपन बहुत सारे व्यावसायिक वित्त के स्रोतों के बारे में पढ़ने वाले हैं। आई होप यू लाइक दिस video. Thanks for watching this. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.